नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव होने हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान सांसद थे। विधानसभा चुनाव के बाद से दोनों ही सीटें खाली हो गई थी, जिस पर कि उपचुनाव होना है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और रामपुर से घनश्याम लोधी तो वहीं आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने मुस्लिम दलित वोटों को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ से शाह आलम और गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है, और जबकि जमाली इस निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकप्रिय मुस्लिम नेता भी हैं, और अगर उन्हें अपने समुदाय के साथ साथ दलितों का भी समर्थन मिलता है तो वे समाजवादी पार्टी को परेशान कर सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से तस्वीरें साफ होती नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन किए जाने हैं। माना यह जा रहा है कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर से आज लोकसभा उपचुनाव में पर्चा दाखिल कर सकती हैं। वहीं बात की जाए आजमगढ़ लोकसभा सीट की, तो वहां समाजवादी पार्टी की तरफ से पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में निरहुआ को आजमगढ़ सीट से अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़कर के हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सीट को कहीं से भी खोना नहीं चाहती। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ से सुशील आनंद समाजवादी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मुलायम परिवार के चेहरे पर ही दांव आजमा सकती है। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। चर्चा है कि पार्टी डिंपल यादव या फिर धर्मेंद्र यादव पर दांव लगा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर किसके उम्मीदवार के तौर पर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतारती है। तो अखिलेश यादव द्वारा खाली की गई सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी को लेकर के सरगर्मी जिस तरीके से अब देखने को मिल रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कई नाम सामने आए हैं, लेकिन अंत में फैसला अभी इस बात पर हो रहा है कि इस बार मुलायम परिवार से ही प्रत्याशी होंगी, जैसे कि क्योंकि डिंपल यादव का नाम फिलहाल सामने आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि अभी भी नाम में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आजमगढ़ लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र यादव उपचुनाव लड़ेंगे और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया गया है। तो सवाल तो बनता है, हमारे साथ जो दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, और अशोक यादव पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, जबकि अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अशोक यादव जी, पहला सवाल आपसे ही। देखिए, बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन असमंजस वाली स्थिति समाजवादी पार्टी में अब भी बरकरार क्यों है? क्यों स्थितियां साफ नहीं हो पा रही कि किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारना है? देखिए, जब ये विधानसभा का चुनाव हम लोग हार चुके हैं, तो उसके बाद हर कदम फूक फूक के रखना होता है, क्योंकि ये दोनों सीटें हमारी थी। अखिलेश जी की थी, वहां रामपुर में थी आजम खान साहब की। तो ये दोनों सीटें जीतना समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए बहुत जरूरी है। आगे जो हम संघर्ष करेंगे, हम सत्ता में नहीं है तो हमें दोनों सीटें जीतना जरूरी, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। ये दोनों सीटें जीतने से कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा मनोबल। इसलिए मुझे पहले तो ये निश्चित मानिए, ये दोनों सीटें हम जीतेंगे। उसका बड़ा सीधा कारण है कि आजम खान साहब जब जेल में थे, इतने लोकप्रिय थे कि वहां से रह के 7.5 जीते थे। अखिलेश जी 2.5 लाख वोटों से वहां से पिछले बार चुनाव में जीते थे। और आजमगढ़ से पांचों की पांचों सीटें ये हमारी समाजवादी पार्टी जीती थी। 5 या 7 कितनी भी हैं, शायद 9 हैं आजमगढ़ जिले में। तो जो जिले हमारे मतलब क्लीन स्वीप हुए थे, उसमें आजमगढ़ भी था। तो ये निश्चित मानिए, प्रत्याशी कोई भी हुआ, अभी आपने नाम लिया, डिंपल बहू जी का नाम लिया और धर्मेंद्र जी का नाम लिया, इनमें से कोई खड़ा होता है तो चुनाव लाखों वोटों से जीतेगा। हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि हम प्रवक्ता हैं, जब तक कि वहां से फाइनल ना हो जाए। अखिलेश जी बहुत समझदार नेता हैं, दिलो दिमाग से बड़े मजबूत हो चुके हैं। सत्ता में जाने के बाद भी उनका जो बातचीत का लहजा है, जिस तरह से वो बोलते हैं विधानसभा के अंदर, उससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। आज वो 125 एमएलए के एक वो है मुखिया हैं। तो ये निश्चित मानिए कि चुनाव दोनों हम जीतने जा रहे हैं। केवल प्रत्याशी की बात है तो प्रत्याशी अभी मैं कैसे कह दूंगा, तो कल तक हमने पता लगाया तो पता नहीं चला था, तमाम नाम आ रहे थे। लेकिन अगर डिंपल जी लड़ती हैं, धर्मेंद्र जी लड़ते हैं या कोई लड़ता है तो जीत हमारी सुनिश्चित, क्योंकि हमारा बहुत वोट हमारा बहुत है। जहां आपने जमाली का नाम लिया, आप देखिए जो बसपा खत्म हो चुकी है, पर्दे के पीछे भाजपा को मदद करती है। ओवैसी और ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा को मजबूत बनाने का काम किया, जनता को धोखा देने का काम किया है।
दलितों ने वोट देना बंद कर दिया और मुसलमान ने बसपा को वोट देना बंद कर दिया। इसलिए कर दिया कि पर्दे के पीछे जो खेल खेलते हैं उससे भाजपा मजबूत होती है। तो ये निश्चित मानिए कि मैं समझता हूं कि हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। प्रत्याशी की घोषणा होनी है, तंजीम फातिमा लगभग तय है और अभी आधा एक घंटे पता चल जाएगा धर्मेंद्र जी होंगे कि डिंपल जी होंगी या कोई और होगा, लेकिन दोनों चुनाव जीतेंगे। हमारा वहां वोट बैंक बहुत मजबूत है, ये मुझे जरूर आशा है। तो वोट बैंक मजबूत है तो इस हिसाब से तो स्थिति अभी पहले ही साफ कर ली जानी चाहिए थी कि क्या, या फिर आपको ये भरोसा नहीं है? देखिए, अगर डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा है उम्मीदवार के तौर पर, तो इतना भरोसा तो होना चाहिए कि अखिलेश यादव के परिवार से ही वो भी आती। नहीं तो अभी देखो, हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, ये हम आपका बड़ा चैनल सब लोग सुनते हैं। अभी मैं किसी का लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, मंथन जब होता है तो उससे अमृत निकलता है। मंथन हुआ है तो बेहतर उम्मीदवार मिलेगा, बेहतर व्यक्ति आएगा और चुनाव बेहतर जीतेंगे। जो हमारा गणित वहां मजबूत है, इसलिए चुनाव जीतेंगे हम। चलिए, ठीक है। आपके इसी सवाल पर एक बार मैं कंचन द्विवेदी जी का रुख करना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। कंचन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी हमें ये बता रहे थे अशोक जी कि अभी फिलहाल देखिए, इस पर जो फिलहाल स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर धर्मेंद्र जी को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा या फिर डिंपल यादव को, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये दोनों सीटें पहले से समाजवादी पार्टी की रही हैं, बीजेपी के खाते में नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है कि दोनों उम्मीदवार आपको वाकई मजबूती के साथ टक्कर दे सकते हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से आजमगढ़ की बात करें ना, तो अगर हम विधानसभा से देखना शुरू करेंगे तो विधानसभा अखिलेश जी ने आजमगढ़ से नहीं लड़ा, तरह चूज किया है। इसको हम सोच सकते हैं थोड़ा सा अगर तर्क की दृष्टि से देखें कि चलिए ठीक है, उनके पिताजी के टाइम पर आजमगढ़ में काम हुआ, मैं मानती हूँ और ये सब लोग जानते हैं आजमगढ़ में काम हुआ, तो उनकी ठीक है चीज है। लेकिन अखिलेश जी वहां से क्यों नहीं लड़े, ये क्वेश्चन बनता है, पॉइंट बनता है कि वहां से नहीं लड़े। उन्होंने सेफ सीट चूज की, वो है करल, और इसके बाद में आप जैसे तैसे लोकसभा लड़े और लोकसभा जीते और फिर आजमगढ़ के लोगों को ये अब इस बार भरोसा हो गया होगा, ये चीजें समझ गए होंगे कि वो तो हमको केवल खिलवाड़ के लिए समझते हैं और खिलवाड़ बना के रख दिया है जैसे, क्योंकि उनका मोटिव जो है, जो उनका मंतव्य है, वो तो कुछ और ही है ना। तो आजमगढ़ को छोड़ करके उन्होंने अपनी राह, अपनी मंजिल कुछ और चूज कर ली और आजमगढ़ को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो देखा जाए आजमगढ़ के लिए तो सपा बेवफा हो गई ना। वो कहीं से भी विधानसभा में भी उसको नहीं चूज किया, इसके बाद में आप लोकसभा, तो लोकसभा में भी आपने छोड़ दिया। तो ये आजमगढ़ के लोग समझ गए हैं और मुझे लगता है कि उनको ये समझ जाना चाहिए कि सपा किसी की भी नहीं होती, वो अपने हैं। और अखिलेश जी जिस पारी को खेल रहे हैं उसका मंतव्य उस पारी का दूसरा ही है उनका, इसलिए कभी भी सपा आपकी नहीं होगी। और मुझे लगता है जो सरकार हो ना जिसकी, तो उसके हिसाब से अगर आजमगढ़ चूज करेगा, बीजेपी को चूज करता है अगर आजमगढ़, तो चीजें बहुत ही विकासपूर्ण होंगी। और मुझे लगता है कि अब आजमगढ़ समझ जाएगा, आजमगढ़ बीजेपी को चूज करेगा, आजमगढ़ बीजेपी के प्रत्याशी को चूज करेगा, क्योंकि लोगों को वो देख चुका है। और रही रामगढ़ की बात, तो रामगढ़ के लोगों को तो अच्छे से मालूम है कि होना क्या चाहिए और करना क्या है। तो मैं कहूंगी कि हम बिल्कुल चुनौती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जैसा कि हमारे अभी आलोक जी ने बोला कि विधानसभा में बहुत आत्मविश्वास के साथ हमारे अखिलेश जी बोलते हैं, तो ये कितने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं आप सब और हम सब सुन रहे हैं कि वो खुद बताते हैं कि वो कोई विद्यालय गए और वो एक लड़के ने कहा कि वो राहुल गांधी है। तो यहाँ से ही समझ जाना चाहिए आजमगढ़ को भी, उत्तर प्रदेश को भी और अखिलेश जी को कि वो राहुल गांधी के स्तर पर आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आजमगढ़ इन चीजों को समझता नहीं। चलिए, ठीक है, आपके पास लौटूंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर अरविंद जयतिलक जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे अरविंद जी, अभी जब आपने दोनों प्रवक्ताओं की बातों को सुना, इससे हम ये क्या मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी तक उम्मीदवारों की स्थिति को साफ नहीं कर पा रही है, हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब अखिलेश यादव स्थितियों को साफ करे कि आखिर मुख्य सीट जो कि आजमगढ़ की सीट मानी जा रही है, ऐसे तो देखिए तंजीम फातिमा का नाम भी है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव के नाम पर अभी तक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आखिर किस असमंजस की स्थिति में फंसी हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी? क्या वो मुद्दा रहा है जो कि अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने से रोक रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आदरणीय अशोक जी यहाँ पे बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले जो है विधानसभा चुनाव के हार की समीक्षा हुई। उस समीक्षा में समाजवादी पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चूंकि टिकट सही समय पर नहीं दिया गया, कंफ्यूजन की स्थिति थी, इस नाते वे कई सीटें हार गए।
लेकिन लगता है कि उससे भी सबक लेती हुई समाजवादी पार्टी दिख नहीं रही है। आज देखिए, आज आखिरी दिन है नामांकन का और अभी तक कोई इनका उम्मीदवार जो है घोषित नहीं हुआ दोनों स्थान से। अब सवाल उठता है कि क्या यादव परिवार से उम्मीदवार होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। माना जा रहा है कि शायद धर्मेंद्र यादव पर जो है अंतिम सहमति बन चुकी है और शायद जो है आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जैसा कहा जा रहा है। लेकिन यह समाजवादी पार्टी है, क्या पता 2 घंटे बाद जो है कह देगी कि नहीं वो डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगे। कुछ इसी तरह की स्थिति कमोबेश विधानसभा में देखी गई और नतीजा क्या रहा। रही बात तो आजमगढ़ के जो वहां की जमीनी हकीकत है, दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी वहां पे बहुत मजबूत है। आपने देखा 2014 में मुलायम सिंह यादव जीते, 19 में जो है अखिलेश यादव जी चुनाव जीते। लेकिन वहां पे कठिनाई यह है कि जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जातियों का खोलता हुआ कुंड है, चूंकि वहां पे यादव बहुल सीट है और जिस तरह से वहां पे जो है दलित को समाजवादी पार्टी उतारी है, उसको लेकर के काफी नाराजगी रही। वहां के तमाम जो कई नेता हैं जैसे रमाकांत यादव वगैरह समाजवादी पार्टी, वो भी पर्चा खरीद करके रखे थे कि शायद उनकी नाम लॉटरी लग जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि वो 2 बार के सांसद रहे, एक बार बीएसपी से 2004 में रहे, 9 में भाजपा के साथ रहे। मान लीजिए धर्मेंद्र यादव जी लड़ते हैं तो क्या सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव की वो छाया बन करके वहां चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए 2019 का जो राजनीतिक परिदृश्य था, वहां समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ी और तो तब भी जो है अखिलेश यादव जी महज 2.5 लाख वोट से जीते थे। हालांकि बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन चूंकि इस बार जो है अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो स्थिति बननी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें जो है दिनेश लाल निरहुआ कहा जा रहा है कि वह जो है लगभग जो है 4 साल से लगातार जो है उस क्षेत्र में बने हुए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कड़ी टक्कर मिलनी तय है। दूसरी बात आपने अपने खुद कहा कि चूंकि वहां पे गुड्डू जमाली बसपा के साथ लड़ रहे हैं, अगर वह जो है उनका कौम उनको साथ देता है और दलित बिरादरी उनके साथ आ जाती है तो वोट लड़ाई के मैदान में वो वहां पे तीसरा कोण बनना एकदम लगभग तय नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत कुछ खराब है, लेकिन बड़ी चुनौती मिलनी है। उस तरह से रास्ता नहीं मिलता हुआ दिख रहा जैसे अखिलेश यादव की। रही बात रामपुर सीट की, तो रामपुर में दो राय नहीं कि आजम खान साहब की स्थिति मजबूत है। 5 विधानसभा चुनाव वहां पर, जिसमें 3 आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के पास है, 2 जो है भाजपा के पास है। और देखा भी गया कि भाजपा 2 सीटें जो जीती है बिलासपुर की और मिलक की, तो बिलासपुर को छोड़ दीजिए तो मिलक में मात्र कुछ 100 वोटों से जीती है। मिला करके वहां पे समाजवादी पार्टी, लेकिन समस्या वही है कि आपने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। वहां तंजीम की बात हो रही है, उनकी बहू जो सिद्रा खान है उनकी बात भी हो रही है, लेकिन सवाल लाजमी है कि अब महज कुछ घंटे नामांकन के रह गए हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि दाएं हाथ जो काम कर रहा है बाएं हाथ को पता नहीं चल रहा है। जी ठीक। अशोक यादव जी, एक बार फिर से मैं आप पर वापस लौटना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक बात का जिक्र किया। जब डिंपल यादव की बात हो रही थी तो आपने कहा कि अभी हम पार्टी की तरफ से क्या कुछ टेक होगा ये तो समय बताएगा, आधे घंटे में फैसला सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से हमेशा आप ये कहते रहते हैं कि कांग्रेस और परिवारवाद की राजनीति देखिए किया ही करती थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद से बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगा दिए गए थे। बीजेपी का भी ये कहना था कि समाजवादी परिवारवाद की राजनीति करती है। ऐसे में अगर डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा है तो क्या इसमें परिवारवाद की राजनीति आपको नजर नहीं आती है? देखिए, सबसे पहले सवाल होता है कि हम जीते, प्रत्याशी वो उतारे जिससे हमारी जीत हो। तो सबसे पहले देखिए, परिवारवाद तो किसी हर दल में है। अगर हम नाम गिनाने लगे आपको तो मोदी जी, योगी छोड़ दीजिए, बाकी सभी लोगों के बच्चे पूरे देश के अंदर नेतागिरी कर रहे हैं। तो आज सवाल ये कि हम कैसे जीतेंगे, क्योंकि अखिलेश जी की पत्नी है। और देखिए, पत्नी के प्रति हमारे समाज में क्या होता है कि पति पत्नी का दर्जा बराबर माना जाता है। कई जगह पति के साथ घटना हो गई तो वो लड़ गए, पत्नी सीट छोड़ी तो पत्नी जीत गई। मेरा आशय, पहली बात तो मैं दोनों को धन्यवाद दूंगा, हमारी दोनों जो हमारी कंचन बहन जी और अरविंद जी, बहुत अच्छी डिबेट आप कर रहे हो। कायदे से हमारी जो बातचीत आपकी हो रही है एक ही प्लेटफॉर्म पर हो रही है। आपने जो समस्या रखी वो मैं भी महसूस करता हूं। प्रत्याशी घोषित हो जाना चाहिए था, ये मेरे अंदर भी दुविधा है। मैं प्रवक्ता हूं, मंत्री हूं, साथ रहा हूं, उनके रहता हूं, बात मेरी होती है। अब तक प्रत्याशी घोषित ना होना भी ठीक नहीं है। अब तक प्रत्याशी घोषित हो जाना चाहिए था, ये उबाऊ की स्थिति खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जहां सवाल अभी आपने कहा, हमारी कंचन बहन ने कहा कि वो लड़ने के लिए छोड़ के चले गए थे। योगी एक बड़े नेता होकर भी सुरक्षा के लिए गोरखपुर गए। पहले उनका मान चला मथुरा से, फिर चला अयोध्या से। चुनाव में हर आदमी अपना सुरक्षित सीट ढूंढता है, क्योंकि चुनाव में हार जाने के बाद हर आदमी पुष्कर धामी नहीं हो सकता है, न केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, चुनाव हारने के बाद स्थिति खराब होती है, तो इसलिए ये लोग सुरक्षित सीट ढूंढते हैं। हमें पूरा देखिए, दोनों सीटें हम जीतेंगे। देखिए कंचन जी, ये हमारी मजबूत गढ़ है। और मैंने आपसे कहा, अगर देर हो रही है
तो प्रत्याशी कोई बहुत ही अच्छा आएगा। पर जहां ठीक तक है मैं अशोक जी, समझता हूं। आपको नहीं लगा था कि वाकई अखिलेश यादव के हिसाब से करहल सीट थोड़ी ज्यादा आसान सीट थी? क्योंकि अखिलेश नहीं, यादव नहीं। को खुद पर तो इतना भरोसा होना चाहिए कि आम जनता को उन पर भरोसा हो, नहीं वो चाहे वो अरे कहीं से आप- भी चुनाव अच्छा, लड़ते ये वो जीत बताइए। हासिल करते। अच्छा ये बताइए, हमारे जो मोदी जी हैं 2 जगह से क्यों लड़ते हैं फिर? भाई सबके मन में ये रहता है कि कहीं जैसे राहुल गांधी लड़ने गए तो वहां पे वायनाड क्यों गए थे, उन्हें हल्का सा वो मालूम था। राहुल गांधी है ना। अरे अरे बात इसकी नहीं है, देखिए देश में 4-5 बड़े नेता हैं। अभी आपने कह दिया कि नहीं, किसी ने उनकी शक्ल देख के, अगर राहुल गांधी प्लीज, अभी आपने एक बार आप सुनो, अब हम तो आपको बहुत सम्मान करते हैं। अभी आपने कहा अखिलेश को देख के उन्होंने कहा राहुल है, उन्होंने ये कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन जो छोटे लेवल पर है, दर्जा 2-3 का बच्चा नहीं जानता है दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने इस बात का उदाहरण पेश किया था। और अगर आप ये कहती है अखिलेश को राहुल बता दिया, तो राहुल गांधी कोई छोटे नेता देश के नहीं है, 10 साल प्रधानमंत्री पद के करीब बैठ के रहे हैं, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अपनी बात रखने का तरीका होता है। अखिलेश जी ने अपनी बात रखी थी कि नीचे लेवल पर इतनी एजुकेशन खराब है, हालत बहुत बुरी है, लोग जानते नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तब उन्होंने इस बात का उदाहरण दिया था। बस मैं इतना ही कह सकता हूं। देखिए आज की डिबेट में इतना कह सकता हूं कि जो प्रत्याशी मिलेगा हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारी जमीन वहां बहुत मजबूत है, हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है कंचन जी, क्या कहेंगे? इतना दावा तो कर दिया है अशोक जी ने कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी उम्मीदवार हो, छोटी सी बहस होती है, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। चुनाव तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्या कहेंगे? देखिए अभी अभी उन्होंने बात की कि आदरणीय योगी जी गोरखपुर से क्यों लड़े, क्यों तो उनका कोई पर्सनल चूजिंग नहीं थी, ये पार्टी और संगठन की तरफ से बात थी। बाकी आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ जाते वो उतना ही उनका सम्मान। मुझे लगता है कि अगर वो गोरखपुर से नहीं लड़ते ना तो 2 सीटें उनकी हो जाएगी, क्योंकि गोरखपुर जो है वो मठ का गढ़ है और वहां से योगी जी का कोई मतलब नहीं। योगी जी कहीं से लड़ते वो उनका अपना व्यक्तित्व है और मठ का एक अलग व्यक्तित्व था। लेकिन ये संगठन की चीजें हैं, संगठन ने चूज किया, क्योंकि वही बात फिर से आ जाएगी कि यहाँ पर पारिवारिक अपना निर्णय नहीं होता कि अखिलेश जी स्वयं चूज करें कि उनको कहां से लड़ना है। ये बीजेपी है और संगठन के हिसाब से चूजिंग होती है कि कौन कहां से लड़ेगा। तो ये थोड़ा सा अखिलेश जी से तो कंपेयर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेफ सीट, अगर वो आजमगढ़ भी चुन लेते ना तब भी सोचनीय बात होती, लेकिन उन्होंने करहल चूज कर लिया। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही डरे हुए थे। इसलिए योगी जी का और आदरणीय योगी जी का और अखिलेश जी का कंपेयर करने अच्छा से भी कंचन नहीं जी, होता। एम और वाई फैक्टर, मुस्लिम और यादव फैक्टर कितना ज्यादा मायने रखता है इन चुनाव में? क्योंकि हर कोई जातीय समीकरण ही कर रहा है, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो। देखिए जाति समीकरण की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों पर अब बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि ये बचा भी नहीं है, ना ही अखिलेश जी के दौर दायरे में बचा है, क्योंकि एम और वाई अगर उसके साथ तो अगर कंचन जी, अगर जातीय समीकरण नहीं बचा है तो फिर आजमगढ़ की सीट से हर कोई यादव को ही लाने की कोशिश क्यों कर रहा है चुनावी मैदान में? मैं अगर मुसलमान की बात करूं, एम की बात करूं, तो आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े आला लोग जो उनके पार्टी के हैं वो भी उनसे नाराज चल रहे हैं। तो वो अब एम वाई बचा ही नहीं, वो कहाँ बचा, वो तो फैक्टर बचा ही नहीं है, तो उसको हम लोग अलग ही कर देते हैं। बाकी बीजेपी कभी भी एम वाई या फिर कोई भी वाई नहीं करती है, उसको अपने आप से मतलब होता है और अपने कामों से मतलब होता है और वो अपने काम के। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि एम या वाई फैक्टर मैटर नहीं करता, तो फिर निरहुआ नहीं, जब दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की बात आती है तो फिर निरहुआ को ही क्यों चुना आपने? बना ली 80-20 करके कंचन जी, तो फिर अगर एम वाई फैक्टर मैटर नहीं करता तो फिर आपने दिनेश लाल यादव को क्यों चुना? विकास वाई फैक्टर चल रहा है। अरे 3 महीने में 128 मर्डर हुए हैं मैडम, आप अखबार पढ़िए। नहीं, दिनेश लाल यादव को क्यों चुना? वो भी तो यादव ही है। अगर मैटर नहीं करता, नहीं मायने रखता, तो फिर किसी को भी चुनावी मैदान में उतारते। तक 128 मर्डर कभी 3 महीने में नहीं हुए थे। चलिए ठीक है अशोक जी, आपसे भी सिर्फ यही देखिए, आप कंचन जी से सवाल तो पूछिए अशोक जी। अशोक जी आप अपनी बात कह दीजिए, आप अपनी बात कह दीजिए। आपके लिए एम वाई फैक्टर कितना मायने रखता है अशोक जी? अशोक जी, क्योंकि आपके में दोनों उम्मीदवारों के नाम के पीछे वो यादव फैक्टर दिखता है कि आजमगढ़ में भी आप जब यादव फैक्टर ला रहे हैं तो आपसे भी सवाल पूछा ही जाएगा। आप कंचन जी पर सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपके दोनों उम्मीदवार भी यादव है। नहीं, अब देखिए जहां जिस जाति का बाहुल होता है कौन नहीं लड़ता है। जो अच्छा जितने टिकट भाजपा ने दिए, क्या ये सोच के दिए कि लोधी की जगह यादव को देंगे तो यादव लोधी देंगे? उन्होंने भी टिकट वो दिए थे जहां पर जाति का बाहुल है।
बाकी के जमीनी मुद्दे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत बाकी के जमीनी मुद्दे मायने नहीं रखते। दिए जाना हमारी मर्जी है, हम देखते हैं कहाँ हमारी बिरादरी है, कहाँ नहीं है, कहाँ जी सकते हैं। तो जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है। बिरादरी के दम पर देश जो चलेगा हुआ क्या? है वो जीतने के लिए हो रहा है। अशोक जी, बिरादरी के दम पर देश चलेगा क्या? एक क्या क्या बिरादरी के दम पर देश चलाएंगे क्या? नहीं, ये मैं अरे मुद्दा विकास का होना चाहिए हिंदुस्तान में या फिर जातीय चुनाव समीकरण होता है होना बिरादरी चाहिए? बात पर होता है। कहीं आपने सुना है जहां पर बिरादरी का वोट ना हो कोई दूसरा एमएलए बन जाए? ये हमारे देश का दुर्भाग्य, मैं इसका दुर्भाग्य बताता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो देश का ये दुर्भाग्य बनाया है कि किसने? जातीय चुनाव होते हैं। देश का दुर्भाग्य अरविंद जी, बनाया नहीं मानता किसने? हूं, जनता मैं को कवि और टोपी शायर पहनाने हूं, का काम मैं किसने लेखक किया? हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं हमेशा विरोध करता हूं जातिवाद का, ये सब बल। लेकिन वर्तमान में बिना जाति के चुनाव नहीं होते हैं, ये सत्य है, हमारे देश का सत्य है ये। तो ये तो राजनेताओं को वो सत्य- समझना चाहिए, राजनेताओं को समझना चाहिए कि अब हमेशा से ये जाति वाला एंगर या तो जाति पूरे वाला इंडिया फैक्टर वार्ड क्यों होना करता चाहिए है? ना। हमारे देश की पिछली सरकारों जो 50-70 साल चली आ रही थी, उन्होंने जातिवाद, मैं तो ये कहता हूं, मैं आज मांग करता हूं, मैंने कई बार मांग करी मंचों से। सुनिए बढ़िया बात मैं कह रहा हूं, जिस क्षेत्र में अरविंद जी, जिस क्षेत्र में दो सबसे बड़ी बाहुल बिरादरी हो, वहां से प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नियम बन जाना चाहिए। दो जो सर्वाधिक वोट वाली बिरादरी है उनको टिकट नहीं देना चाहिए, वो वहां से बाढ़ कर देना चाहिए, जातिवाद खत्म हो जाएगा हमारे अरविंद देश जी, में। आपसे एक मैंने छोटा सा मंचों से टेक कहा है, चाहूंगी, एक लास्ट बतौर टेक आपसे कवि मैंने चाहूंगी। देश के मंचों से कहा है पूरे कि जब बातों आरक्षण को हो आपने सकता सुन है, लिया, तो क्या बड़ी वाकई बिरादरी जाति है, समीकरण यादव लोधी बहुत कहीं ज्यादा पर मायने है, रखता है आपने हर मत चुनाव में? दीजिए। क्या विकास का मुद्दा मायने नहीं रखता लोगों के लिए? देखिए, चुनाव में सुधार होना चाहिए। मैं इस बड़े मंच से आपसे कह रहा हूं, मेरा खुद का मानना है, चुनाव में सुधार हो, जातिवाद खत्म हो, धर्मवाद खत्म हो, ये मेरी आत्मा कहती तो है, ये आप लोगों के सामाजिकता हाथों कहती है। में, खत्म कीजिए मिलकर। अगर ये पार्टी जातीय अरे मैं समीकरण अकेला साधने की करता तो मैं कोशिश कर करती है तो देता। आप कौन सा कम है? मैं अभी तो आपसे उसी बड़ी बात अभी कह तो चुका उसी हूं। नक्शे कदमों पे चल जिस रहे हैं। विधानसभा के अंदर दो बड़ी जातियां हों, उनको टिकट मत दीजिए, नियम बना दीजिए, तो आप देखिए जातिवाद खत्म हो जाएगा, खत्म। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो लाइए ना बदलाव, अभी देखिए, किसी पार्टी को तो अभी बदलाव देखिए, लाना पड़ेगा। अभी किसी पार्टी को तो विधायक निधि बदलाव 2 लाना करोड़ पड़ेगा। विधायक और की शायद निधि यही 2 कारण है करोड़ कि थी, धीरे धीरे आम आदमी विधायकों ने मांग पार्टी कर दी, धीरे उन्होंने पास कर दी। धीरे हर आप हर देखिए, पार्टियों को पीछे छोड़ती चली जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली नहीं करते हैं, पुरानी पेंशन बहाली नहीं करके हजारों लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन एक विधायक की 2 करोड़ की निधि 5 कर दी है, जिससे विधायकों की ज्यादा स्थिति खाची हो जाए। 5 करोड़ एक विधायक को दे रहे हैं आप, 5 करोड़ एक अशोक जी, विधायक को यही आप हमने देंगे। समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जातीय समीकरण को ना साधते हुए विकास की ओर अगर ध्यान देंगे तो जनता का भरोसा उसी हिसाब से पार्टी पर बनेगा। ये मायने नहीं रखता कि पार्टी बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, काम कौन कर रहे हैं जनता यही देखती है अंत में। चलिए ठीक है, समय हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि वाकई जिस तरीके से तमाम पार्टियां ये कोशिश करती हैं, जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दे को हर कोई भूल जाता है। अब ये आपके हाथों में कि आप आने वाले चुनाव में किसको वोट देते हैं और किसको जीत दिलाते। क्या जातीय समीकरण आपका भी मुद्दा रहेगा या फिर विकास आपका मुद्दा रहेगा? इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, नमस्कार। और आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।